हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारिया कमीशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कमीशन। तो देखिए, दिस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वाज चेयर्ड बाय जस्टिस आर.एस. सरकारिया, ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। दिस कमीशन वाज टास्क्ड with examining and reviewing center-state relation and it submitted its report in 1988। तो देखिए दोस्तों, 1983 में भारत सरकार ने एक कमीशन एस्टैब्लिश किया जिसे हम सरकारिया कमीशन कहते हैं। इसका काम था सेंटर और स्टेट्स के बीच संबंधों का विश्लेषण करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना। इस कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस आर.एस. सरकारिया, जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। इनकी लीडरशिप में कमीशन ने 5 साल तक स्टडी की और 1988 में अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। अब सवाल उठता है, क्यों जरूरी था यह कमीशन? तो देखिए दोस्तों, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल होने पर स्टेट्स को ऑटोनॉमी का इशू होता है। इसी वजह से सरकारिया कमीशन को बनाया गया ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस एस्टैब्लिश हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे इस कमीशन की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो इस कमीशन का पहला ऑब्जर्वेशन था, फेडरलिज्म इन इंडिया इज मोर ए फंक्शनल अरेंजमेंट देन ए स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इस कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि भारत का फेडरलिज्म एक फंक्शनल अरेंजमेंट है, ना कि एक स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। यानी कि हमारे देश में सेंटर और स्टेट्स का रिलेशनशिप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है ताकि ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट किया जा सके। हमारे देश का फेडरलिज्म यूएसए जैसा नहीं है जिसमें सेंटर और स्टेट्स बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट होते हैं, बल्कि यहाँ स्टेट्स को ऑटोनॉमी तो दी गई है पर कुछ जगह सेंटर का कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट माना गया है। इसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एसेंशियल फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यानी कि इस कमीशन ने यह भी कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत ज़रूरी है ताकि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर और रीजियंस हैं। अगर सेंटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो देश में रीजियनलिज्म या सेपरेटिज्म बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर सब कुछ कंट्रोल करे, बल्कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होनी चाहिए ताकि गवर्नेंस स्मूथली चले। इसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन टू बी अवॉइडेड। यानी कि इस कमीशन ने यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर का ओवर यूज नहीं करना चाहिए। मतलब एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से स्टेट्स की ऑटोनॉमी खत्म हो सकती है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। इन्होंने कहा, एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। जहां ज़रूरत हो वहां सेंटर स्ट्रॉन्ग हो और जहां पॉसिबल हो वहां स्टेट्स को भी उनकी पावर्स दी जाए। तो दोस्तों, हमने सरकारिया कमीशन की कुछ की ऑब्जर्वेशंस को समझ लिया। एक तरफ यह कहता है कि भारत का फेडरलिज्म एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है, दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ओवर सेंट्रलाइजेशन ना हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे इस कमीशन की कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस के बारे में जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इसका सबसे पहला रिकमेंडेशन था, एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। तो इस कमीशन का सबसे पहला बड़ा सुझाव ये था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए जो सेंटर और स्टेट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंश्योर करे। ये काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत एस्टैब्लिश की गई। इसका काम सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को डिस्कस करना और पॉलिसी मैटर्स पर कंसल्टेशन देना होता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए।
इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली। तो दोस्तों आपने सुना होगा प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में, जो आर्टिकल 356 के अंडर लगाया जाता है अगर स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। लेकिन इस कमीशन ने कहा कि इस पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सट्रीम केसेज में ही होना चाहिए, जब कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था स्ट्रेंथेंड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इस कमीशन की एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज को और मजबूत किया जाए, क्योंकि ये ऑफिसर सेंटर और स्टेट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक का काम करती है। अगर ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी तो गवर्नेंस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव होगी। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था मोर रेसिडुअरी पावर शुड गो टू द पार्लियामेंट। तो देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन जो सब्जेक्ट्स इन लिस्ट में कवर नहीं होते उन्हें रेसिडुअरी पावर्स कहा जाता है। तो इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि ज़्यादा रेसिडुअरी पावर्स पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए ताकि नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था स्टेट कंसल्टेशन बिफोर मेकिंग लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि अगर सेंटर कॉन्करेंट लिस्ट पर कोई नया कानून बनाता है तो उसे स्टेट से कंसल्ट करनी चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी राय लेनी चाहिए ताकि फेडरल स्पिरिट बना रहे और स्टेट्स की ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट था गवर्नर्स रोल शुड बी मोर इंडिपेंडेंट। तो देखिए, गवर्नर का रोल सेंटर और स्टेट के बीच एक लिंक जैसा होता है, लेकिन कई बार गवर्नर पर सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल होने की वजह से कंट्रोवर्सीज होती है। इसलिए इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि गवर्नर को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए ताकि वो अपना रोल इफेक्टिवली निभा सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिकमेंडेशंस पे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इस पे पहला रिकमेंडेशन था कॉरपोरेशन टैक्स प्रोसीड शुड बी शेयर्ड विथ स्टेट्स। यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स का जो रेवेन्यू आता है उसका एक हिस्सा स्टेट्स के साथ भी शेयर किया जाए। इसका रीज़न ये था कि स्टेट्स भी इकोनॉमी को ग्रो करने में बड़ा रोल प्ले करती है, तो उन्हें भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो सके। मतलब सिर्फ सेंटर के पास सारा कंट्रोल ना हो, बल्कि स्टेट्स भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंजॉय करे। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड बी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एंड टाइम। तो आपने सुना होगा कि कभी कभी इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया जाता है जो सेंटर कलेक्ट करती है, लेकिन इस कमीशन ने कहा कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। सरचार्ज सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाना चाहिए और वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी इमरजेंसी या स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए टैक्स बढ़ाती है तो उसका क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए और वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन डिवीजन इज रीजनेबल। तो आशा करता हूँ आप ये जानते होंगे कि सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने के लिए 2 बॉडीज पहले होती थी। पहला फाइनेंस कमीशन जो टैक्स शेयरिंग और फाइनेंशियल डिवोल्यूशन डिसाइड करती थी, और दूसरा प्लानिंग कमीशन जो इकोनॉमिक प्लानिंग और फंड एलोकेशन करती थी। सरकारिया कमीशन ने कहा था कि इनका जो एग्जिस्टिंग डिवीजन है वो सही है और इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह बात याद रहे कि 2014 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ चुका है, पर उस वक्त सरकारिया कमीशन का ये रिकमेंडेशन रेलिवेंट था। तो दोस्तों ये था सरकारिया कमीशन की सेंटर और स्टेट्स के बीच का फाइनेंशियल रिलेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। इसका मेन फोकस था कि स्टेट्स को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिले ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्मूथली चल सके और टैक्सेशन का मिसयूज ना हो। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिकमेंडेशन पे। तो अब हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नर से जुड़े रिकमेंडेशंस पर। तो रोल ऑफ गवर्नर पे पहला रिकमेंडेशन था गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ दे हैव ए मेजोरिटी। तो दोस्तों सरकारिया कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये था कि गवर्नर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को तब तक डिसमिस नहीं कर सकता जब तक उनके पास मेजोरिटी हो।
कई बार देखा गया है कि पॉलिटिकल प्रेशर या इंटरफेरेंस की वजह से गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकारिया कमीशन ने इस प्रक्रिया को अनफेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। मतलब अगर एक सरकार के पास विधानसभा में मेजोरिटी है तो गवर्नर उसे हटा नहीं सकती। इस पे नेक्स्ट रिकमेंडेशन था गवर्नर्स 5 ईयर टर्म शुड बी प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम केसेज। तो हम सबको पता है कि गवर्नर का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन कई बार पॉलिटिकल कारणों की वजह से उन्हें बीच में ही हटा दिया जाता है। इस कमीशन ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नर का 5 ईयर टर्म प्रोटेक्ट होना चाहिए और सिर्फ एक्सट्रीम केसेज में ही उन्हें हटा सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम केसेज का मतलब हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, मिसकॉन्डक्ट या सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स। इस कमीशन का मानना था इससे गवर्नर का रोल इंडिपेंडेंट और फेयर रहेगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कंसल्ट चीफ मिनिस्टर बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर। तो एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ये था कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट के टाइम उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए। आज भी गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि सेंटर के रिकमेंडेशन पर होता है, लेकिन कई बार गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फ्रिक्शन देखने को मिलता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकारिया कमीशन ने सजेस्ट किया था कि गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले चीफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा लेना चाहिए। इस कमीशन का मानना था इससे गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो दोस्तों ये थी गवर्नर के रोल को सुधारने से जुड़ी सरकारिया कमीशन की मेजर रिकमेंडेशंस। इनका मेन फोकस था कि गवर्नर इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे और पॉलिटिकल मिसयूज ना हो। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिकमेंडेशंस पे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लिंग्विस्टिक मैटर्स से जुड़ी रिकमेंडेशंस के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग पहला रिकमेंडेशन था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी रिस्ट्रक्चर्ड एज नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्ट्रक्चर बदला जाए और इसे नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। देखिए दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था नेशनल लेवल प्लानिंग और डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, लेकिन इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग का और ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके, इसलिए इस काउंसिल का स्कोप एक्सपांड करने की बात कही गई थी। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था जोनल काउंसिल शुड बी रिवाइव्ड। तो देखिए, भारत में 5 जोनल काउंसिल्स है जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनी थी। ये 5 जोनल काउंसिल्स है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न जोनल काउंसिल्स। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को काउंट करेंगे तो टेक्निकली 6 काउंसिल्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को 1971 में एक स्पेशल एक्ट के अंडर बनाया गया था। इन जोनल काउंसिल्स का ऑब्जेक्टिव होता है अलग अलग रीजन्स के स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि इनको और एक्टिव बनाया जाए ताकि स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सके। मतलब अगर स्टेट्स के बीच किसी पॉलिसी या डेवलपमेंट इशू को लेकर कन्फ्यूजन हो तो जोनल काउंसिल्स उन्हें मिल बैठकर सॉल्व करने में मदद करे। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑपरेशंस। यानी कि इस कमीशन ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जैसे नेशनल मीडिया इंस्टीट्यूशंस को फुल ऑटोनॉमी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कंट्रोल सेंटर के पास हो। कमीशन ने कहा कि ऑपरेशन में डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब स्टेट्स को भी कुछ ऑपरेशनल पावर मिलनी चाहिए ताकि लोकल इशूज और लैंग्वेजेस को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। यानी कि ऑटोनॉमी तो नहीं पर ऑपरेशनल डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमिश्नर शुड बी एक्टिवेटेड। तो दोस्तों, भारत एक बहुत डाइवर्स देश है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी जो लोग किसी स्टेट में माइनॉरिटी लैंग्वेज बोलते हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसलिए इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमिश्नर को एक्टिवली काम करना चाहिए ताकि लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके और माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये थी सरकारिया कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव और लिंग्विस्टिक मैटर्स से जुड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस।
इनका मेन फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल्स को रिस्ट्रक्चर करना, स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना, मीडिया में डिसेंट्रलाइजेशन लाना और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्ट करना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इन रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो 180 आउट ऑफ 247 रिकमेंडेशंस वर इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए इस कमीशन ने टोटल 247 रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से अभी तक 180 रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एक मेजर सक्सेस माना जाता है क्योंकि इन रिकमेंडेशंस का मेन फोकस था सेंटर और स्टेट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और फेडरलिज्म को मजबूत करना। लेकिन अब भी सभी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन व्हिच वाज इम्प्लीमेंटेड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990। यानी कि सरकरिया कमीशन की सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल इम्प्लीमेंटेशन थी इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट। इस कमीशन ने सजेस्ट किया था कि आर्टिकल 263 के तहत एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए जो सेंटर और स्टेट्स के बीच संवाद और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाए। इस सुझाव को 1990 में लागू किया गया और आज भी यह काउंसिल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिस्कशन और डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में मदद करती है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जिसमें सेंटर और स्टेट्स अपनी इशूज और पॉलिसीज डिस्कस कर सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सरकरिया कमीशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।